हम लोग देखिए जो बात कर रहे हैं कि 3 आयोग हैं जिन्हें हम एक साथ कवर कर सकते हैं, बात मत करो अब, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, तीनों ही आज की डेट में संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 आर्टिकल में, NCST 338A और NCVC या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो 338B में। आर्टिकल आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, और ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है आपको 338B या 338A, तो इस तरीके की चीजें गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन ही नहीं हो तो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन सही कि इन्हें ब्रैकेट में नहीं रखना है क्योंकि एक संविधान संशोधन से चीजें जोड़ी गई थी, ठीक है। ऑडियो बंद कर लीजिए जिसका भी ऑन हो। पार्ट की बात करें तो संविधान का जो भाग है, कौन से भाग में बताइए, तो ये पार्ट 16 के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी 16 में ही है और ये भी संविधान के भाग 16 के अंतर्गत आता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संविधान का जो भाग 16 है वो आर्टिकल 330 से लेके 342 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 338, 338A, 338B इसके अंदर आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये तो सामान्य सी बातें हैं जो आई। अब चूंकि ये प्रारंभिक रूप से संवैधानिक निकाय नहीं थे तो इनके लिए संविधान संशोधन किया गया होगा। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था बेटा कि एक संविधान संशोधन अधिनियम आया 65वां। कौन सा संविधान संशोधन? 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990। इस 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 ने क्या किया कि एक कमीशन बनाया। ध्यान रखना, अभी NCSC या NCST कमीशन नहीं है, ये क्या बना? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मतलब दोनों के लिए एक कंबाइंड कमीशन था ये। फिर बाद में क्या हुआ, फिर ये समझ में आया कुछ समय बाद कि नहीं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो मामले होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर हम दोनों के लिए एक जैसे प्रावधान करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से क्या समस्या उत्पन्न होगी कि इनके साथ उस तरीके से जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो फिर बाद में एक और संशोधन आया, वो संशोधन था बेटा 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बताइए 2003। तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आया, जिसके माध्यम से एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बन गया। अभी भी ध्यान रखना कि ये आयोग बना नहीं है। सही में क्या हुआ था कि SC और ST कमीशन जो कंबाइंड था वो बाइफरकेट हो गया, ठीक है, 2003। तो अगर पूछा जाए किस अधिनियम से SC और ST आयोग अलग अलग हुए, तो 89 अधिनियम से 2003 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये बने कब, ठीक है, तो 19 Feb 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपके बनते हैं। तो आपको देखिए अब कितने सारे प्रश्न है। पहला पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा किससे मिला? 65वें संविधान संशोधन से। लेकिन बोलते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किससे हुआ? 89वें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किससे हुआ? 89वें संविधान संशोधन से, ठीक है। बने कब? तो इनकी स्थापना जो होती है वो 2004 में होती है और 19 फरवरी 2004 को इनकी स्थापना की गई थी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, ये तो हुई इसकी बात। अगर हम NCBC की बात करें तो इसके लिए जो अमेंडमेंट आया वो कौन सा था? ठीक है, अच्छी बात यह है कि B अल्फाबेट में A मतलब 1, B मतलब 2, तो 102 अमेंडमेंट से ये आया था। तो 102वें संविधान संशोधन से आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आ गया। अब बात आती है इनकी नियुक्ति। तो बेटा इनके अध्यक्ष और इनके अध्यक्ष, तीनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं,
तो एक कॉमन पॉइंट क्या हो गया, अगर हम A4 अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट अगर हम देखें तो तीनों की अपॉइंटमेंट जो है वो इनकी, इनके और इनके तीनों की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। क्लियर है सभी को। अब बात आती है कि भाई इनकी संरचना क्या होती होगी, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर। तो इनकी जो संरचना होती है इसको हम ऐसे कह सकते हैं 1+1+3, और ये चीज इस पे भी लागू होती है और ये चीज इस पे भी लागू होती है। अब इसका 1+1+3 का मतलब क्या है, तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। ठीक है, यानी क्या हो गया, एक चेयरमैन या चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरमैन यानी वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर। ठीक है, तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य जो है इस आयोग में होते हैं, और ये तीनों के लिए लागू होती है। सामान्य कार्यकाल या हम कहें कि ट्रेडिशन में, प्रथा में क्या है, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इनका टेन्योर क्या है, 3 ईयर का। इनका भी कितने ईयर का, 3 ईयर का। और इनका भी टेन्योर जो है वो 3 ईयर का होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कार्यकाल है और इनकी सेवा शर्तें, शब्दों पे ध्यान देना अच्छे से, क्या, टेन्योर और सर्विस कंडीशन डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या, अगर क्वेश्चन में ऐसा आए इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और एक ऑप्शन हो आपके पास इनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, तो ज्यादा अच्छा आंसर क्या है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है, जो कि सामान्यता या प्रथागत रूप से क्या माना जाता है, 3 वर्ष का माना जाता है। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है। तो इनका कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल या प्रथा में जो है वो 3 साल का है, लेकिन सेवा शर्तें, सर्विस कंडीशन, और दूसरी क्या बात है, बोलो जल्दी से, क्या, टेन्योर और सर्विस कंडीशन, यानी कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई आयोग है तो रिपोर्ट देंगे, तो ये जो अपनी रिपोर्ट देते हैं तीनों कमीशन, तो ये रिपोर्ट भी किसको देते हैं बेटा, ठीक है, रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन। क्या होता है, प्रतिवेदन। तो तीनों के तीनों आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको देते हैं बेटा, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, ये 3 चीजें देखी। इनके लिए हमने सबसे पहले बताया कि ये एक संवैधानिक निकाय है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, आर्टिकल देखे 338, 338A, 338B। पार्ट देख लिया, संविधान के भाग 16 में है, 16 में है, 16 में है, और ये संविधान का भाग 16 या पार्ट 16 है कहाँ तक, तो 330 से 342 तक आता है। ठीक है, एससी और एसटी के लिए जो एक कंबाइंड कमीशन था पहले, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, ये 65वें संविधान संशोधन से बना था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 19 फरवरी 2004 को एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बन गया। ठीक है, और 102 अमेंडमेंट से हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो बन गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती हैं, और तीनों ही आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाएंगे। ठीक है, तो आपको ये भी अभी अच्छे से ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे रिपोर्ट आई, अब ये तीनों पे अप्लाई कर लेना आप। रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसको दिया, प्रेसिडेंट को दिया। प्रेसिडेंट यहाँ कहाँ रखवाएंगे इसे, पार्लियामेंट में। अब एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर ट्विस्ट देखें तो ये 2 तरीके की स्थितियां। रिपोर्ट रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर रिपोर्ट केंद्र सरकार से संबंधित है, किससे, सीजी लिख दें, छत्तीसगढ़ नहीं है बेटा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट है तो संसद में जाएगी, और अगर ये रिपोर्ट किससे संबंधित है, स्टेट गवर्नमेंट से,
तो ये किसको भेजेंगे? गवर्नर को, और गवर्नर कहाँ रखेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, केंद्र से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं, और राज्य से संबंधित रिपोर्ट है वो गवर्नर को भेजेंगे, और गवर्नर जो रिपोर्ट है उसको राज्य के विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाएंगे। अगर इनकी रिपोर्ट पर कोई कार्य नहीं किया जाता है तो यहाँ पर इन्हें कारण बताना होता है सरकार को कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्लियर है रिपोर्ट? आप लोगों को समझ में आ रही है? लाइव में बेटा आप लोगों को क्लियर हुई बात? तो ये रिपोर्ट की बात कर ली हमने कि रिपोर्ट किस तरीके से है, तो तीनों के लिए रिपोर्ट जो है वो कॉमन होती है। अब हमने आपको बताया था कि ये जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, इनकी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन या स्टेटस या दर्जा होता है। तो दर्जे की जब हम बात करते हैं, जैसे जो अध्यक्ष है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए हम किसी भी आयोग के अध्यक्ष की बात करें, तो जो अध्यक्ष का दर्जा है, ठीक है, एक है चेयरपर्सन या चेयरमैन, एक वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन, और 3 मेंबर हैं। ठीक है, तो ये बेटा अध्यक्ष जो है, ये अध्यक्ष किसके इक्वल है? तो ये कैबिनेट मंत्री के समान होता है। किसके समान दर्जा है इसका? कैबिनेट मंत्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल दर्जा रखता है। वाइस चेयरमैन जो है वो स्टेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री या मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य मंत्री के तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। और जो 3 सदस्य होते हैं बेटा, ये केंद्र के जो सचिव होते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी जो होते हैं, केंद्र में सचिव होते हैं, तो केंद्रीय सचिव या सेंट्रल सेक्रेटरी के इक्वल स्टेटस रखते हैं। कभी कभार इनके स्टेटस से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पे ये भी बात याद रखनी है कि केंद्र में जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, जैसे हम कहें माननीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र के, तो उन्हीं के इक्वल डेजिग्नेशन या इन्हें स्टेटस प्राप्त होता है। इसी तरीके से मिनिस्टर ऑफ स्टेट या राज्य मंत्री के इक्वल किसको? उपाध्यक्ष को। और केंद्र के सचिव को जो स्टेटस मिलता है, जो डेजिग्नेशन मिलता है, उसी के इक्वल इन्हें डेजिग्नेशन दिया जाता है। समझ में आ रही है? आराम से समझ लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का, और जो सदस्य होते हैं उन्हें किसका? केंद्रीय सचिव के इक्वल या सेंट्रल सेक्रेटरी के इक्वल डेजिग्नेशन या दर्जा प्राप्त होता है। लाइव वाले चलो रिप्लाई कर दो यार, वॉइस तो आ रही है ना सही से? ठीक, यहां तक किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। क्लियर हो गया सभी को? कोई समस्या है यहां तक? तो ये हमने बातें कर ली, एक बार आप बोर्ड देख लीजिए। अगर कोई भी प्रश्न हो किसी का, तो देखो प्रश्न आते कैसे हैं, कभी आर्टिकल पूछ लिया, कभी पार्ट पूछ लिया, कभी नियुक्ति पूछ ली, कभी संरचना पूछ ली, कभी कार्यकाल पूछ लिया। और अच्छी बात यह है कि यही चीज आपको मेंस में लिखनी है, इन्हीं पॉइंट्स पे आपको लिखना है। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ अब एडअप होने वाला है या कुछ आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है। ठीक, तो ये हमने बात कर ली। ठीक है, ये हमने देखो आपको बता ही दिया है कि 19 फेब 2004 को बना एससी कमीशन, एसटी कमीशन 19 फेब 2004 को ही बना। और हमने क्या बताया, अब हम आ जाते हैं पहले और वर्तमान अध्यक्ष की बात कर लेते हैं जरा। तो पहले तो बताइए वर्तमान अध्यक्ष कौन कौन है, चलिए बताइए। एससी के विजय शांपला जी, हाँ, और एसटी के? ठीक, ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, ऑडियो बंद कर लीजिए बेटा, विजय शांपला। और एसटी के जो हैं वो हर्ष चौहान। देखो ये कार्यकाल 3 वर्ष जो लिखा है ना, मैंने कहा ना सामान्य कार्यकाल कौन निर्धारित कर रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे इनका सामान्य कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का है। अब जैसे नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे थे, तो इस्तीफा किसको देंगे? सीधी बात है कि इस्तीफा या रेजिग्नेशन जो है वो किसको देंगे? ठीक, यहां तक तो हुई ये सब बातें जो हमने की। अब देख लीजिए, ये सब मैं आपको बता चुका हूं।
19 फरवरी 2004 नई दिल्ली में मुख्यालय है। अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री का कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, 3 सदस्य सचिव के कल राष्ट्रपति द्वारा। सेवा शर्तें कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, 3 वर्ष का कार्यकाल है। प्रथम अध्यक्ष इसके श्री सूरजभान थे और वर्तमान अध्यक्ष श्री विजय शांपला जी है। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और हम बात करते हैं तो देखिए क्या था शुरू में, संविधान के अनुच्छेद 338 की हम बात करें, आर्टिकल 338 में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। किसका था कि प्रोविजन फॉर ए स्पेशल ऑफिसर, कि भाई एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अब इस विशेष अधिकारी को किसके रूप में नामित किया गया, आयुक्त के। समझना अच्छे से। Initially, the Constitution provided for the appointment of a special officer under Article 338. अब देखना, ध्यान रखना, आप ये मत कह देना कि आर्टिकल 338 में आयुक्त की नियुक्ति की बात की गई। नहीं, अगर आपने ये चीज की तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर अंडर आर्टिकल 338। ठीक है, अनुच्छेद 300। अब इस विशेष अधिकारी को कमिश्नर के रूप में नामित किया गया। इसको नाम क्या दिया गया, कमिश्नर। तो द स्पेशल ऑफिसर वाज डेजिग्नेटेड एज द कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर क्या हुआ, फिर मैंने आपको बताया कि 65वां संविधान संशोधन आया, उससे एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया 65 अमेंडमेंट से। ठीक है, 338 में संशोधन किया गया, फिर 89 अमेंडमेंट आया और एससी और एसटी दोनों आयोगों को अलग करके 2004 में 19 फरवरी से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो बन गया। ठीक है, अब मुद्दा ये है 2018 तक, इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 2018 तक आपका जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, बिल्कुल था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, लेकिन ये संवैधानिक निकाय नहीं था। तो क्या होता था कि ओबीसी के संबंध में समान कार्य की आवश्यकता थी, इसीलिए 102वें संविधान संशोधन से क्या किया गया। आपको पता है, इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए एंग्लो इंडियन के लिए कौन सा कमीशन देखता था, एससी कमीशन। ओबीसी के कार्य कौन सा कमीशन देखता था, एससी कमीशन। कभी अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कब से पहले की बात कर रहे हैं, संवैधानिक निकाय बनने के पूर्व की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बातें। तो ये तो हुई हमारी बातें जो इससे संबंधित थी। अब आ जाते हैं कार्य पर, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कार्य को। तीनों के कार्य एक साथ समझ लो। जो जिस वर्ग के लिए बनेगा वो उस वर्ग का कल्याण करेगा। क्या क्या समस्या है, जैसे अगर मैं बोलूं वेलफेयर ऑफ एससी, तो एसटी वाला वेलफेयर ऑफ एसटी, ओबीसी वाला वेलफेयर ऑफ ओबीसी। ठीक है, पिछड़ा वर्ग का कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति का कल्याण। फिर इनके लिए जो भी चीजें आती हैं, जैसे अब समझना, एससी को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना। तो जो भी सेफगार्ड एससी को प्रोवाइड किए गए हैं उनकी निगरानी करेंगे, उनकी जांच करेंगे। ठीक है, एससी को उनके अधिकार और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों के मामले में पूछताछ करना, कि अगर इन संबंधित मामलों में कोई किसी भी तरीके की शिकायत आती है तो इंक्वायरी कर सकते हैं वो। अनुसूचित जातियों से संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना, तो आप ऐसे ही कह दो सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर इन सुरक्षा उपायों सेफगार्ड के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रपति को नियमित तौर पे रिपोर्ट सौंपना, सौंप ही रहे हैं, हर साल सौंपते हैं अपनी रिपोर्ट। ये सामाजिक आर्थिक विकास और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना, कि इनके लिए कौन कौन से स्टेप्स आप उठाते हैं, इनकी सिफारिश करेंगे। फिर कल्याण, सुरक्षा, विकास, उन्नति के संबंध में कई अन्य कार्य करना। आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग और एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में भी अपने कार्यों का निर्वहन उसी प्रकार किए जाने की आवश्यकता है जिस प्रकार वह एससी समुदाय के संबंध में करता है। तो ये पहले जब तक ये कैसा नहीं था, संवैधानिक निकाय नहीं था, तब तक यही करता था। अब कौन करेगा, ओबीसी के लिए निश्चित रूप से ओबीसी कमीशन करेगा। अब इसी चीज को हम सेम एसटी पे लगा दें, एससी हटा के, और अगर हम एसटी एससी हटा के ओबीसी लगा दें तो ओबीसी के लिए हो जाएंगे लगभग एक जैसी स्थितियां आपकी रहती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। तो ये हो जाते हैं इनके कार्य और इनसे संबंधित चीजें।
अब हम आ जाते हैं इनके प्रश्नों पर। अब आप लोग बताएंगे, आपकी जिम्मेदारी होती है शुरू। कुछ पूछना है तो पहले आप पूछ लो, फिर हम पूछेंगे। अभी ओबीसी पे मत जाओ, हम आपसे जो बोल रहे हैं उस पे रहो। अभी ओबीसी थोड़ी पूरा पढ़ाया हमने, ओबीसी हम अलग से कराएंगे डिटेल में। अभी तो मैंने वो बताया है जो एससी एसटी और ओबीसी का एक साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि अभी में ओबीसी का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और भी ज़्यादा है। और अभी ओबीसी पे प्रीलिम्स मेंस में ना सही लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि ओबीसी केस वैसे ही इतने ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो चुके हैं अभी कि उस पर प्रश्न बन सकता है। तो ओबीसी को हम अलग से भी लेंगे। ये मैंने अभी सिर्फ क्या बताया, जो तीनों में कॉमन है, क्योंकि अभी ओबीसी अलग से पढ़ाएंगे तो आप एससी एसटी भूल जाओगे। तो आप सबसे पहले अभी जो हमें क्वेश्चन करने हैं वो एससी और एसटी कमीशन पे करने हैं, उन पे बात करिए। बोलिए। अध्यक्ष और पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है। 2 बार हो सकती है नियुक्ति, 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकती। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है, 2 से अधिक बार नहीं, ठीक है। और बोलिए, करें क्वेश्चन करें, समस्याएं सामने आएंगी, पता चलेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्वरूप है संवैधानिक संवैधानिक। तो आज आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। लाइव में बेटा आप लोगों को वॉइस तो क्लियर हो रही है ना? रिप्लाई करते रहा करो, ऐसे बस ऐसे मान लो मैं कहानी सुना रहा हूँ, हाँ जाग रहे हैं, हाँ ठीक है, कोई सोया नहीं है, हाँ। अनुसूचित जाति आयोग को पृथक रूप से कब अस्तित्व में आया, कब बना था? 19 फरवरी 2004 को। कौन सा संशोधन, कब का था ये संशोधन? तो 89वां संविधान संशोधन 2003, ठीक। चल आगे चलें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एससी कमीशन 338 बता चुके हैं अच्छे से, किस संविधान संशोधन के द्वारा बहुसदस्यीय निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो ये एक ही है, अनुसूचित जाति जनजाति, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो कौन सा संशोधन? 65 संशोधन, ठीक है ना, 1990। इससे तो अलग अलग हो गए थे, चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में ही होगा, ठीक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना में कौन कौन शामिल है? तो आपको पता है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य थे, यही स्थिति थी। चलिए भाई, तो नेक्स्ट प्रश्न पर आए हम। वॉइस क्लियर है आप लोगों को? तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। स्टेटस बताइए, क्या डेजिग्नेशन था? अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के इक्वल, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री और सदस्य। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में कुल सदस्य कितने होंगे? अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य? अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा? तो ध्यान रखना, अगर पूछे कुल कितने सदस्य तो 5, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब सदस्य होते हैं, लेकिन अध्यक्ष के अलावा कितने? तो एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, वो तो 4 हो गए। और अगर पूछे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य, तो 3, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं बेटा। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति अलग कर दिया गया? 89 अमेंडमेंट से अलग कर दिया गया था। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 3 ईयर। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण कौन करता है? सर्विस कंडीशन और राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष सूरज भान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट किसको? राष्ट्रपति को। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई? 19 फरवरी 2004 को। अगर अनुसूचित जनजाति बोलेंगे तो भी सेम ही है ना, ठीक। अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं?
आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते तो भारत सरकार के जो सचिव होते हैं उनके समान होते हैं। कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष रहा है? तो ये बूटा सिंह, पीएल पूनिया, रामशंकर कटेरिया, ये सब जो है अध्यक्ष इसके रहे हैं। मैं लिस्टिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो जितने अध्यक्ष हैं तो एक बार रीडिंग देखो। हालांकि अच्छी बात अभी तक ये कि प्रश्न नहीं आया इस पे कि कौन नहीं रहे, लेकिन क्या है ठीक है, एक बार देख लेना, ज़्यादा भी नहीं है इतने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्न में से किस अन्य आयोग के समान शक्तियां रखता है? आप अच्छे समझ सकते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के। ठीक है, अब अगर ओबीसी भी आ जाए तो उसके भी हो सकता है, क्योंकि अब वो भी संवैधानिक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पुनः कितनी बार? तो 2 बार पुनर्नियुक्ति हो सकती है। किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है? बताइए कौन सा पार्ट था संविधान का? भाग 16। वार्षिक रिपोर्ट राज्यों के विधानमंडल के पटल पर रखने के लिए राष्ट्रपति रिपोर्ट को किसके पास भेजता है? बताया था मैंने कि देखो राष्ट्रपति को देगा रिपोर्ट, केंद्र से संबंधित होगी तो राष्ट्रपति संसद में रखवाएंगे, और राज्य से संबंधित होगी तो राज्यपाल को, और राज्यपाल फिर विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाएंगे। कौन अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, केवल और केवल अनुसूचित जाति का सदस्य, ठीक है ना, कोई और नहीं बन सकता। तो अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा? अनुसूचित जनजाति का सदस्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को दर्जा प्राप्त है, तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति रखता है? तो जो उसकी खुद की जो प्रक्रिया है उसको वो बोलते हैं ना कि एक तरीके से ऑटोनोमस बॉडी है, ये स्वायत्त संस्था है। तो अब देखो ऑप्शन हटा दो, अब तो 339 में कोई मतलब नहीं, 340 से कोई मतलब नहीं, 341 से कोई मतलब नहीं, तो बचा क्या? 338 सब क्लॉज 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं? तो 338 सब क्लॉज 8 के अकॉर्डिंग। अब देखो आप अगर लास्ट कमीशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था याद करो? राज्य खाद्य आयोग या राज्य खाद्य संरक्षण आयोग पढ़ाया था, उसको भी सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। तो आपको ध्यान रखना बेटा, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, इवन मैं बोलूं अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, खाद्य संरक्षण आयोग, इन्हें किसके राइट प्राप्त हैं? इन्हें सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, कौन सा आयोग आंग्ल भारतीय संविधान समुदाय के संवैधानिक संरक्षण व अन्य विधिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जांच करेगा और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा? कौन देगा? अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जिन्हें लगातार 2 बार अध्यक्ष पद के कार्यभार मिला था, तो पीएल पूनिया साहब थे बेटा। ये कौन पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? अब थोड़ा ध्यान रखना, किसकी बात की जा रही है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, अलग अलग की नहीं। तो कौन है? एच.एस. रामधन। और अगर आपसे पूछे एससी आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखो जब वो अलग होके बना तो 2004 की बात होगी, 19 फरवरी 2004 को। उस दिन अध्यक्ष कौन थे? उस समय कौन बने? तो श्री सूरज भानजी बने। लेकिन बात किसकी पूछी जा रही है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, मतलब जब ये कंबाइंड था तो उस समय कौन थे? एच.एस. रामधन। ठीक है। वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? कोई नहीं पूछता, 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? लोकसभा में बेटा 330 में और विधानसभा में आर्टिकल 332 में। ठीक है ना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है। तो केवल एससी के लिए नहीं, यही आर्टिकल 330 में एसटी के लिए भी, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। और ये जो आर्टिकल 331 है, पहले एंग्लो इंडियन को लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन देता था, अब ये समाप्त कर दिया गया।
और 332 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण की बात करती है। और भी अगर आप देखा जाए, जैसे अभी हम अगर आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? विधानसभा पूछ रहे हैं। एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 47। ठीक है, तो ये 332 के अकॉर्डिंग है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में टोटल सीट 230 है और उन 230 सीटों में से 35 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं और 47 सीटें एसटी के लिए। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। उन 29 सीट में से 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं और 4 सीटें जो है वो एससी के लिए आरक्षित है या रिजर्व्ड है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन के लिए 89वां संविधान संशोधन 2003 में पारित हुआ था बेटा। अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विजय शांपला जी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में किस न्यायालय, तो सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, किस एक की प्रायश्चिति अन्य 3 से भिन्न है? अन्य 3 से भिन्न मतलब देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ये कैसे हैं? सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडीज है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कैसा है आपका? संवैधानिक निकाय है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष को तो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, हमने बात की है अभी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं है? अब चूंकि सिविल न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, तो सीधी बात है समन जारी कर सकते हैं। हमने परसों का जो लेक्चर किया था उसमें भी ये बात की थी। सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, दस्तावेज को मांग सकते हैं, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई ऐसा नहीं 5 साल की सजा दे दी एससी कमीशन ने, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? 3 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, सामान्यतः सही है ये। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हो, अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए, तो तीनों बातें सही हैं। कौन सा कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का है? किसी वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने की सिफारिश करेंगे ये राष्ट्रपति महोदय को। अनुसूचित जातियों का संवैधानिक संरक्षण, तो कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। अनुसूचित जातियों के अधिकारों और विकास के लिए प्रतिवर्ष रिपोर्ट देंगे, तो ऑल हो जाएंगे। किस मामले में लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? तो सिविल सेवा के लिए शर्तों की पद्धति पर, सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर। ठीक है, तो सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा क्या? कभी नहीं लिया जाता। ये आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि ये से यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। मतलब क्या है, ये से जो लोक सेवा आयोग है, अब जब मान लो कोई, जैसे आप लोग डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे तो आपकी नियुक्ति भोपाल से विदिशा करनी है, तो क्या आप इसके लिए ट्रांसफर कर दिया, बोले लोक सेवा आयोग से पूछ लो, मेहरा सर कहेंगे तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ट्रांसफर? ऐसा कुछ ही नहीं होता। प्रैक्टिकली सोचोगे तो आंसर आप बहुत आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अब आ गया हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। हम पढ़ चुके हैं, बस एक रिव्यू करा के फिर आगे क्वेश्चन ही करने हैं। 19 फरवरी को बना, नई दिल्ली मुख्यालय है, वही 1+1+3 है, 3 वर्ष का टेन्योर है, लेकिन निर्धारित कौन करेंगे? राष्ट्रपति। पहले अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह। वर्तमान में हर्ष चौहान, महिला। ठीक है, अच्छा, ये जो वर्तमान उपाध्यक्ष है ना, अनुसुईया उइके हैं। चलो अब आ जाते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का स्वरूप। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न, संवैधानिक है, ठीक। आर्टिकल 338A, बी मत कर देना, 338A में है। अनुसूचित मुख्यालय कहाँ है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अगर हम सही बोले ना, अनुसूचित जाति की जगह जनजाति लिख दो, प्रश्न सब वही है, देखते जाओ। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण, अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में, अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या। ठीक है, अब देखो उपाध्यक्ष नहीं बोली तो अध्यक्ष 1 और 3 सदस्य। कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष है? कुंवर सिंह टेकाम।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट किसको देगा? मध्य भारत में पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द प्रयोग कहाँ किया गया? 1935 एक्ट में। ये अच्छा प्रश्न है, दे दो भाई। 3 दिन से सर आपके दर्शन नहीं चाह लीजिए भाई, सब लोग हंसी मेरे तक। कार्यकाल कितने वर्ष? अच्छा, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कितने कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं हो सकते? तो 2 से ज्यादा कार्यकाल नहीं हो सकते इनके। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं कुंवर सिंह टेकाम, उर्मिला सिंह, नंद कुमार साई, ये तीनों लोग रहे हैं बेटा। संविधान के किस भाग में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताया गया है? कौन सा भाग होगा? 14 होगा क्या? कौन सा भाग होगा? 14 में कैसे हो सकता है? हो सकता है कि 14? मैंने आपको बताया था पार्ट 16 जो है वो 330 से लेके 342 तक है, और चूंकि अनुसूचित जाति जनजाति कहाँ थे? 338 में, तो स्वाभाविक सी बात है कि पार्ट 16 होगा। ठीक है, चल। अनुसूचित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? याद है? 338 के अंतर्गत किसकी बात की जा रही थी? ठीक है ना, एक अधिकारी की बात की जा रही थी जो कि एक आयुक्त होगा। याद आ रहा है शुरुआत में? किस संविधान संशोधन द्वारा एससी और एसटी को अलग किया गया? 89वें। अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास कार्यों को गति देने के लिए किस वर्ष नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई थी? ये थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, 1999 में। ठीक है, जनजातीय मंत्रालय की, ट्राइबल मिनिस्ट्री की बात की गई थी। अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष पृथक रूप से अस्तित्व में आया? तो 19 फरवरी 2004। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? तो भारत सरकार के सचिव थे। सेम क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का दर्जा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा तो रामेश्वर उरांव, नंद कुमार साई और उर्मिला सिंह। अभी ऊपर भी देखा था हमने, सेम क्वेश्चन, ये तीनों लोग थे। तो एम एन रॉय, कौन है ये एम एन रॉय? ये थे बेटा मानवेंद्र नाथ रॉय। कौन है ये? एम एन रॉय। अच्छा, वेनिगल नरसिंह राव कौन है फिर? ऐसे ही तो गलत हो जाते हैं प्रश्न। प्रश्न फिर से पूछे। एम एन रॉय या एम एन राय साहब कौन है? मानवेंद्र नाथ राय या रॉय, बंगाली में बोलेंगे तो रॉय। संविधान सभा से क्या था आप बताओ? कब? वेरी गुड। ठीक है, ये मानवेंद्र नाथ रॉय जो है ना, एकदम अमन चैन फैला देते हो तुम सही बता के। सही बताया करो, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। वो भी सही है, कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनसे बचना, नहीं तो पता चले कि वेनेगल नरसिंह, ये राव हैं भाई, वीएन राव हैं साहब। और अच्छे से लिखें तो सर वेनेगल नरसिंह राव। दुनिया के सबसे ज्यादा संविधान की जानकारी रखने वाले व्यक्ति सर वेनेगल नरसिंह राव, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे संविधान का इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था। इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रिपेयर किया था उसे? सर वेनेगल नरसिंह राव ने। याद रखेंगे। देखो थोड़ा सा मिलते जुलते नामों से बचना, मतलब आप 2 नंबर इतने आंसते हैं, बोलते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि ऐसी गलती कैसे हो सकती है। चलो आगे चले। तो कहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो शिमला में नहीं है बेटा,
हालांकि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं यूजुअली, लेकिन ठीक है, सॉल्व करने में कोई बुराई नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित हैं? ठीक है, तो 6 हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों को दर्जा, तो आप जानते हैं कि सदस्यों को था सचिव के इक्वल, उपाध्यक्ष को था राज्य मंत्री का और अध्यक्ष को था कैबिनेट मंत्री का। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष रहा? तो रामेश्वर उरांव जी बने रहे हैं। ये अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 338 ए में है। 65वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जी बोलिए बोलिए, आगे तो बोल। क्या क्या बता रहे थे हम? फिर से बोलिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी वॉइस एक्चुअली क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलिए एक बार और। हाँ मैं बता देता हूँ। देखिए, मैंने ये कहा था कि संविधान सभा की औपचारिक रूप से जो मांग की गई थी, ठीक है ना, व्यवस्थित रूप से, विधिवत रूप से जो मांग की गई थी वो मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा की गई थी 1934 में। ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा जो दूसरी बात थी वो ये कि जो सर बेनेगल नरसिंह राव थे वो हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत की जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में कौन थे? सर बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, और दुनिया के सबसे ज्यादा संविधान की जानकारी रखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के संविधान की जानकारी थी इन्हें, हम लोग एक ही संविधान नहीं पढ़ पाते। समझ रहे हो ना, इंडिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं भाई। आ जाइए, किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण, अभी बताई थी, बताइए जल्दी से। अरे SC ST दोनों के लिए किस आर्टिकल में था? 330। आप नहीं बताओगे तो हम फिर पूछ लेंगे लोकसभा में SC ST के लिए सीटें कितनी कितनी रिजर्व है। अरे बुद्धू बच्चों, कुछ पूछते हैं कुछ बताते हो। मैंने पूछा भारत में लोकसभा में SC ST के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। क्वेश्चन कुछ और पूछो, आपको तो वही बताना है जो हमें बताना है। स्कूल थोड़ी है क्वेश्चन चाहे कुछ हम लिखेंगे तो वही जो हमें लिखना है ना। सोच लो, 2 मिनट दे रहे हैं। 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत भारतीय संविधान में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है? श्री हर्ष चौहान जी हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 330 से 42 तक है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व से। अब अगर हम आज की डेट में बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व, अब नहीं आएगा आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया? तो आप जानते हैं 89वां संविधान संशोधन। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जिसको भी याद नहीं रहता हो कि हम पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं, आप बस क्वेश्चन लगाया करो। एक ही चीज 4 बार रिपीट हो जाएगी तो बोरा समझते हैं, बोरा व्यक्ति बोराया जाता है, जैसे कुछ नहीं समझ में आता वो भी बोलने लगता है। ऐसे ही है क्वेश्चन लगाने का तरीका। आप जितने ज्यादा बार क्वेश्चन लगाओगे ना, चीजें होता है ना, हम कितने गधे होंगे यार, 1 बार गलत कर दिया, 2 बार गलत कर दिया, 3 बार गलत कर दिया, फिर क्या है, अब नहीं करेंगे साहब हम गलत, बहुत हो गई गलती, तो ऐसे सीख जाते हैं। कुंवर सिंह टेका मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो सीधी से हैं बेटा ये। 1900 क्या? हाँ, अच्छा
यार इनमें ऑप्शन ही नहीं है ना, इसलिए। हाँ, इसीलिए 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, धार्मिक कारण, भूमि निर्वसन। तो ये क्या कह रहे हैं बेटा, इंडेप्टनेस या ऋणग्रस्तता नहीं थी। एसटी के अत्याचार का कारण किसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है, 1990 के जो SC ST एक्ट, ठीक है ना, आयोग की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय कौन से किस स्थान पर है। अब देखो क्षेत्रीय तो भुवनेश्वर, रांची, भोपाल तीनों जगह है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को किस न्यायालय की, तो सब जानते हैं सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। किस आयोग को संवैधानिक दर्जा है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। किस एक की स्थिति अन्य तीनों से अलग है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सेम है। ये मानवाधिकार और महिला आयोग कैसे हैं, सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी है। अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा है राज्य मंत्री का। कौन सा विकल्प राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में सही है। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता 3 वर्ष के लिए नियुक्त हो और अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, तीनों बातें सही हैं। ऑल। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कौन सी शक्तियां प्राप्त है, शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करना कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में सार्वजनिक दस्तावेज मांग सकते हैं, अनुसूचित जनजातियों को उत्पीड़न की जांच कर सकते हैं, तो सभी प्राप्त है। वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान के संबंध में मध्य प्रदेश के किस जिले से, तो बेटा ये इंदौर से। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, तो जनजातीय मंत्रालय होगा वो तो। अन्य सदस्यों को कम से कम कितने व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंधित होते हैं। अब पढ़ो क्वेश्चन का, बताइए जल्दी है, कितने सदस्य। क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अन्य सदस्यों में से कम कितने व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंधित होंगे। मतलब क्या है पहले तो क्वेश्चन का, उत्तर तो बात की बात। हाँ, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर तो कितने व्यक्ति अनुसूचित जनजाति संबंधित होंगे, 2। ठीक है, अच्छा इसमें महिला कितनी कंपलसरी है, चलो मैंने बताया नहीं फिर भी पूछ रहे हैं, एक महिला भी अनिवार्य है। ठीक है, कौन सा कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का है, तो राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकारों और विकास के बारे में रिपोर्ट देनी है, हितों के उल्लंघन के मामले की जांच करवाएंगे, लोगों से मिले अधिकारों से संबंधित विशेष शिकायतों की जांच करना, तो उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, रिकॉर्ड मांगने की, दीवानी न्यायालय जांच करनी, सभी हैं। 1992 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो HS रामधन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद है, अभी पढ़ा था हमने, अनुसूचित जाति कंबाइंड वाला है ना ये। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके प्रश्न यहां तक के। ठीक, यहां तक कोई प्रश्न किसी तरीके का, बोलिए। 45 में क्या हुआ, अनुसूचित जनजाति से संबंधित होंगे मतलब जैसे एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, तो उन 3 सदस्यों में से कम 2 ST कम्युनिटी से होंगे, ये कहना चाहता। क्लियर है। और कोई प्रश्न है बेटा, लाइव में किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। ठीक है, और पढ़ा दे, जल्दी बोलो, हाँ या ना, बस 2 ही तो बात है, पढ़ा दें। अरे वाह क्या बात है, आज तो आप लोग एकदम जोश में हो। लाइव में आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा,